हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने ऑर्बिटल और नोड दो नए वर्ड सीखे हैं। ऑर्बिटल वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है। नोड वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नो। हाउ डू वी गेट एन ऑर्बिटल? वी solve the Schrodinger wave equation. We need not to solve, it's not part of our syllabus, but originally how we can find it as we solve the Schrodinger wave equations at the different locations जहां पे Schrodinger wave equation का solution acceptable होता है और probability 90% से ज्यादा होती है, हम उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं। जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है, हमने उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया और फिर जो भी पॉइंट्स मार्क किए उनकी सरफेस को ज्वाइन कर दिया, तो जो एक 3 डायमेंशनल एरिया बना उसको हमने कहा ऑर्बिटल। फिर इसके बाद हमने देखा कि कुछ डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उसके बाद फिर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए, इन पॉइंट्स पे भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में कुछ एक ऐसा एरिया आ रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, तो हम इसे कहेंगे नोड। ये एक ऑर्बिटल है और ये भी एक ऑर्बिटल है। ठीक है, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन फाइंड, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये येलो पॉइंट जो मार्क किए वो यहां पर है। उसके बाद आप देखो कुछ पॉइंट्स तक, कुछ प्लेसेस तक इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बीच में 0 आ रही है, मतलब नोड है। फिर कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे ब्लू पॉइंट शो कर रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत हाई है, 90% से ज्यादा है। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन इस येलो रीजन में मिलेगा, और अगर इस येलो रीजन में नहीं है तो फिर इस ब्लू रीजन में मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बियॉन्ड फिर हमने देखा या तो येलो रीजन में मिलेगा, फिर बीच में एक स्पेस है, व्हाइट स्पेस, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0, जिसको बोला नोड। फिर ये ब्लू रीजन है, ये ब्लू रीजन में भी इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, तो या फिर इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा। उसके बाद फिर वापस एक व्हाइट रीजन है जिसको हम कहेंगे नोड, और फिर एक बड़ा स्फेरिकल येलो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी फिर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इट्स लाइक वी आर मेकिंग द प्रोबेबिलिटी एरियाज एंड वी कैन मेक n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एरियाज। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम उसके बहुत सारे अलग अलग प्रोबेबिलिटी एरियाज बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। सबसे ज्यादा चांस है न्यूक्लियस के पास होने के, यानी इस येलो रीजन में होने के, इस येलो रीजन में, दिस। फॉर सम रीजन अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल गई और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो कहां जा सकता है? तो वो इस ब्लू रीजन में भी जा सकता है, या इस येलो रीजन में जा सकता है, या इस येलो रीजन के बाहर वाले किसी और प्रोबेबिलिटी एरिया में जा सकता है। तो हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी एरियाज मार्क कर रहे हैं कहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, और उन प्रोबेबिलिटी एरियाज को बोल रहे हैं ऑर्बिटल। मैंने आपसे कहा था कि प्रोबेबिलिटी एरियाज को ज्वाइन करने के बाद अलग अलग शेप बन सकती है। जैसे यहां पे ये एक्स वाई की जो लाइन है, प्लेन है, राइट, ये पर्टिकुलर प्लेन में, न्यूक्लियस वाले इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, नेग्लिजिबल है। ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, इस पर्टिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। इस प्लेन के ऊपर एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इस प्लेन के नीचे एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उन सभी पॉइंट्स को मार्क करके उनके डॉट्स को मिलाया तो प्रोबेबिलिटी रीजन बन गया। कैसा प्रोबेबिलिटी रीजन बना? डंबल शेप। और भी कोई शेप बन सकती थी, दो डंबल बन सकते थे, लाइक दिस। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप हमने ऑर्बिटल्स को अलग अलग नाम दिए हैं, राइट। जैसे स्फेरिकल अगर शेप है, अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप स्फेरिकल है तो हम उसको कहते हैं एस ऑर्बिटल।
अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप डंबल है तो हम उसे कहते हैं पी ऑर्बिटल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप डबल डंबल है इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो हम उसे कहते हैं डी ऑर्बिटल। तो अगर प्रोबेबिलिटी एरिया का शेप स्फेरिकल है तो उसे क्या बोलेंगे? एस ऑर्बिटल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया का शेप डंबल है लाइक दिस तो हम उसे क्या बोलेंगे? पी ऑर्बिटल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया का शेप डबल डंबल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? डी ऑर्बिटल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया का शेप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसको थोड़ा डिफाइन करना, ज्योमेट्रिकली डिफाइन करना डिफिकल्ट है, हम उसे क्या बोलेंगे? एफ ऑर्बिटल। तो एटम में अलग अलग शेप्स के प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं और उन प्रोबेबिलिटी एरियाज को हम बोलते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, स्फेरिकल को एस ऑर्बिटल, डंबल प्रोबेबिलिटी एरिया को पी ऑर्बिटल और डबल डंबल प्रोबेबिलिटी एरिया को डी ऑर्बिटल, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप होती है जिससे कहते हैं एफ ऑर्बिटल, राइट? सो वी हैव मोस्टली, फर्दर वी कैन गो ऑन, लेकिन हमारे पास जितने एलिमेंट नोन है और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन 4 प्रोबेबिलिटी एरियाज में हमारा काम चल जाता है। सो वी नीड नॉट टू गो बियॉन्ड। बट अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन सॉल्व इट, आपको और ज्यादा प्रोबेबिलिटी एरियाज मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी एरिया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके जहां जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा आती है, हम उन डॉट्स को मार्क कर लेते हैं। मतलब ये जितने डॉट्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको जितने डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे या यहाँ पे, ये डॉट्स बता रहे हैं कि इन सब जगहों पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। तो फिर इन डॉट्स को हमने जब मिलाया तो जो शेप बनी वो शेप ये बता रही है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और उसको हमने कह दिया ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की जब हमने शेप्स को चेक किया तो हमें मोस्ट कॉमनली 4 शेप के ऑर्बिटल्स सबसे फ्रिक्वेंटली मिले। स्फेरिकल ऑर्बिटल्स, राइट, और डंबल शेप्ड ऑर्बिटल्स, डबल डंबल शेप्ड ऑर्बिटल्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स। तो हमने उनको नाम दे दिया एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। नाउ अभी बात सिर्फ ऑर्बिटल्स के अलावा थोड़ा सा बियॉन्ड हम देखते हैं। ये एक स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एस। ये भी एक स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया है तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? एस। और ये भी एक स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया है तो उसको भी क्या बोलेंगे? एस। न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, न्यूक्लियस के पास वाला जो सबसे क्लोज रीजन है, हम उसको बोलते हैं फर्स्ट शेल, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। उसके बाद बीच में थोड़ा सा व्हाइट स्पेस आ गया, ठीक है, यहां पे थोड़ा व्हाइट स्पेस आ गया। उसके बाद एक सेकंड प्रोबेबिलिटी एरिया बना, ठीक है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर। तो न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो प्रोबेबिलिटी एरिया है उसको बोला फर्स्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद एक नोड आ गया, नोड का मतलब ऐसा रीजन आ गया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने के चांसेस 0 थे। फिर उसके बाहर एक रीजन और है, ये वाला रीजन, ये ब्लू वाला रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी फिर से बहुत ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड शेल। फिर वापस एक नोड आ गया यहां पे, फिर इसके बियॉन्ड वापस इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये थर्ड एरिया है न्यूक्लियस के बाद। फर्स्ट एरिया फिर नोड, सेकंड एरिया फिर नोड, फिर थर्ड एरिया जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे थर्ड शेल। तो शेप को बताने के लिए मैंने यूज किया एस, पी, डी, एफ। और वो एरिया न्यूक्लियस से कितना पास है या कितना दूर है रिलेटिवली, नॉट इन एंगस्ट्रॉम, इन पिकोमीटर, नो, यूनिट वाइज नहीं, रिलेटिवली कितना पास है या कितना दूर है, हम उसको नंबर से शो करते हैं। न्यूक्लियस के पास वाला जो सबसे पास वाला प्रोबेबल एरिया होता है, चाहे उसकी शेप कुछ भी हो, हम उसे नंबर देते हैं फर्स्ट प्रोबेबल एरिया, यानी 1s। यहां 1 क्या बता रहा है और s क्या बता रहा है? यहां 1 बता रहा है कि ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला प्रोबेबल एरिया है,
और एस ये बता रहा है कि उस प्रोबेबल एरिया की शेप स्फेरिकल है। 2s क्या बता रहा है? 2s में से 2 आपको ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला प्रोबेबल एरिया नहीं है, सेकंड नंबर का प्रोबेबल एरिया है। और एस आपको ये बता रहा है कि वो प्रोबेबल एरिया स्फेरिकल है। तो ये हो गया 2s। 3s में क्या बता रहा है? 3s ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियस के सबसे पास वाला प्रोबेबल एरिया नहीं है, ये न्यूक्लियस के पास वाला थर्ड प्रोबेबल एरिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रोबेबल एरिया है और उस प्रोबेबल एरिया की शेप स्फेरिकल है। अगर मैं लिखता हूं 4p, ठीक है, 4p, तो 4 क्या बता रहा है? 4 आपको ये बताता है कि ये न्यूक्लियस से काउंट करते हुए फोर्थ नंबर का मोस्ट प्रोबेबल एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है और इसकी शेप डंबल है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं 2p, तो इसका मतलब ये डंबल शेप का प्रोबेबल एरिया है, डंबल शेप का प्रोबेबल एरिया है, लेकिन न्यूक्लियस के सबसे पास नहीं है। तो जब हम वेव फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि वो कौन से नंबर का प्रोबेबल एरिया है। इज इट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, सेकंड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, थर्ड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, फोर्थ नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, अंदर से बाहर की तरफ काउंट करना है। फिर हम उसकी शेप बताते हैं, एस, 1s, 2s, 3s, मतलब एस का मतलब स्फेरिकल, पी डंबल, डी डबल डंबल, एफ कॉम्प्लेक्स शेप। थर्ड थिंग, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, एक स्फीयर है, वो किसी पॉइंट के अराउंड अलाइंड है, जैसे ये एक स्फीयर है और ये इस सेंटर के अराउंड अलाइंड है और ये मैंने हाइपोथेटिकल 3 एक्सिस बना दिए, एक्स वाई जेड। अब आप इस स्फीयर को कैसे भी चेंज करके किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा और इसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। स्फीयर क्या है? स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया क्या होता है? स्फेरिकल प्रोबेबिलिटी एरिया होता है नॉन डायरेक्शनल। सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो स्फीयर बन गया। ठीक है, लेकिन ये देखो पी वाला ऑर्बिटल, इसमें अलाइनमेंट अलग है, इसमें जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इन द डबल शेप। ठीक है, ये पेन नॉन डायरेक्शनल नहीं है, इट इज पॉइंटिंग आउट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर डायरेक्शन, इट इज नॉट पॉइंटिंग आउट इन अदर डायरेक्शन। तो ये एक डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट है। स्फीयर किसी डायरेक्शन में आपको नहीं भेजता है, कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं करता है। ठीक है, पेन आपको डायरेक्ट कर रहा है इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो ये एक डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट है। वैसे ही पी यानी डंबल वाले ऑर्बिटल्स या डबल डंबल वाले ऑर्बिटल्स या कॉम्प्लेक्स शेप ऑर्बिटल्स, यानी पी, डी और एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, इनके अरेंजमेंट को, इनके ओरिएंटेशन को आप चेंज करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। मतलब इफ आई एम होल्डिंग द पेन लाइक दिस, it is pointing out up and down, but if I hold the pen like this, it is pointing out left and right. If I am holding the pen like this, it is representing the front and the rear. तो ये डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका ओरिएंटेशन चेंज करने पे हमें अलग अलग डायरेक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो P एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, D एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है और F एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। अगर डायरेक्शनल ऑर्बिटल है तो इसका स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है। स्फीयर को तो आप कैसे भी घुमा के रखो, उसका स्पेस में एक ही अरेंजमेंट बनता है, लेकिन डंबल को रखने के लिए, राइट, डंबल को प्लेस करने के लिए आई कैन प्लेस डंबल लाइक इन मोस्ट प्रोबेबल 3 ways. 1, along the x axis,
along the y axis and along the z axis. सपोज मैं कह रहा हूं ये 2p है, ये भी 2p है और ये भी 2p है। ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा ज्यादा फोकस लगेगा यहां पे, ठीक है? पर अगर अभी नहीं समझा तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाओ तो समझ में आता जाए। 2 2 2, इसका मतलब ये सेकंड नंबर का प्रोबेबल एरिया है। p p 2 का मतलब ये न्यूक्लियस के एकदम पास वाला प्रोबेबल एरिया नहीं है, उससे थोड़ा दूर का प्रोबेबल एरिया है, सेकंड नंबर का मोस्ट प्रोबेबल एरिया है, और उसकी शेप डंबल है। फर्दरमोर ये डंबल अलाइंड है अलोंग द एक्स एक्सिस, ये डंबल अलाइंड है अलोंग द वाई एक्सिस, और ये डंबल अलाइंड है अलोंग द जेड एक्सिस। तो मैं इसे लिखूंगा 2px 2py एंड 2pz। तो जब हम किसी ऑर्बिटल की यानी प्रोबेबिलिटी एरिया की बात करते हैं तो हमें तीन इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत ध्यान से समझना। जब आप किसी ऑर्बिटल की बात करते हो, जब आप किसी प्रोबेबिलिटी एरिया की बात करते हो, तो आपको उसकी तीन इंफॉर्मेशंस देनी पड़ती है। एक, वो रिलेटिवली कौन से नंबर का प्रोबेबल एरिया है, इज इट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, और सेकंड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, और थर्ड नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, दैट इज नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एरिया, नंबर ऑफ शेल, ठीक है? उसके बाद हमें उस प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप बतानी पड़ती है, जिसको हम बोल रहे हैं एल। एल का मतलब हम यहां पे बोल रहे हैं उसका शेप बताना है, SPDF, ठीक है? और फिर बताना है उसका ओरिएंटेशन, इज इट अलाइंड अलोंग एक्स, इज इट अलाइंड अलोंग वाई, इज इट अलाइंड अलोंग जेड। जब ये तीन चीजें आपने बता दी तो आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड होने के मोस्ट प्रोबेबल एरिया को डिफाइन कर दिया। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन 2px में है, मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन 2px में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में है। जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में है, और उस प्रोबेबिलिटी एरिया का शेप डंबल है, और वो डंबल एक्स एक्सिस पे अलाइंड है। अगर मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन 3s में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड नंबर के प्रोबेबल एरिया में है, थर्ड शेल में है, और उस शेल की शेप क्या है? स्फेरिकल है। उस शेल की शेप क्या है? स्फेरिकल है। ओरिएंटेशन, स्फीयर का तो कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं, तो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी। इफ आई से इट इज इन 3pz, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, वो न्यूक्लियस के एकदम पास वाले प्रोबेबिलिटी रीजन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास वाले प्रोबेबिलिटी रीजन में नहीं है, थोड़े दूर वाले प्रोबेबिलिटी रीजन में है, थर्ड नंबर के प्रोबेबिलिटी रीजन में, थर्ड शेल में है। और थर्ड शेल में जो उसका प्रोबेबिलिटी एरिया है वो डंबल शेप का है, और वो डंबल शेप जेड एक्सिस के अराउंड अलाइंड है, ठीक है? तो आपने बता दिया। इससे ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे, ये लास्ट कमेंट होता है। तो ये आपको तीन इंफॉर्मेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिल जाती है, और उन तीनों इंफॉर्मेशन को जब कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं हमें ऑर्बिटल मिल गया। सपोज, ध्यान से सुनना प्लीज, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाद में आपको कंफ्यूज करते हैं। तीन पॉइंट दिमाग में क्लियर बैठाने हैं। एक पॉइंट बैठाना है शेल क्या होती है, दूसरा पॉइंट बताना है सब शेल क्या होती है, और तीसरा पॉइंट बताना है ऑर्बिटल क्या होता है। अगर मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में है तो मैंने आपको बताया शेल, लेकिन थर्ड नंबर के प्रोबेबल एरिया में है
वो थर्ड नंबर के प्रोबेबल एरिया का शेप क्या है मैंने नहीं बताया, उसका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है मैंने नहीं बताया, तो आई एम टेलिंग यू ओनली द शेल। फिर मैं आपको बताता हूं कि वो जो थर्ड नंबर का प्रोबेबल एरिया है वो डंबल शेप का है, तो वो गया सबशेल, 3p सबशेल थर्ड नंबर के प्रोबेबल एरिया में है और वो प्रोबेबल एरिया डंबल शेप का है, मतलब मैंने आपको सबशेल लेवल तक की इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो जो डंबल है वो वाई एक्सिस पे अलाइंड है, तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो गई 3py, राइट। तो इसमें जो थर्ड है वो आपको बता रहा है शेल, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, नॉट द एग्जैक्ट डिस्टेंस, 3 पिकोमीटर नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाले प्रोबेबल एरिया में नहीं है, न्यूक्लियस के बाद वाले थर्ड प्रोबेबल एरिया में है, तो शेल आपको बताता है रिलेटिव डिस्टेंस, एसपीडीएफ ये आपको शेप बताते हैं, और कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ये आपको उसका ओरिएंटेशन बताते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर का प्रोबेबल एरिया है, उसकी न्यूक्लियस से रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, नियरेस्ट है, सेकंड नियरेस्ट है, थर्ड नियरेस्ट है, फोर्थ नियरेस्ट है, क्या उसका नियरेस्ट किस नंबर का रिलेटिव पोजीशन है, वो शेल होती है। शेप एसपीडीएफ स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल और कॉम्प्लेक्स, वो सबशेल होती है, सब शेल। और उस शेप का आप अरेंजमेंट बता दो, डंबल अलोंग एक्स, डंबल अलोंग वाई, डंबल अलोंग जेड, तो उसे कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ रहा है, और समझो एक बार एग्जांपल से। ठीक है, मैंने आपसे कहा 3p 2p 4p, यहां सेकंड थर्ड फोर्थ क्या बताते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस, न्यूक्लियस के एकदम पास वाले प्रोबेबल एरिया में नहीं है, सेकंड प्रोबेबल एरिया में है, थर्ड प्रोबेबल एरिया में है, और फोर्थ प्रोबेबल एरिया में है, मतलब ये न्यूक्लियस के थोड़ा पास है, नियरेस्ट नहीं है लेकिन सेकंड नियरेस्ट है, ये थर्ड नियरेस्ट पोजीशन है और ये फोर्थ नियरेस्ट पोजीशन है। उस नियरेस्ट पोजीशन का शेप डंबल है, तो जो 3 4 5 है वो शेल है, एनर्जी लेवल है। न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस के जितना पास होगा एनर्जी उतनी कम होगी, तो शेल आपको रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव एनर्जी बताता है। मैं कह सकता हूं कि इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि ये सेकंड प्रोबेबल एरिया में न्यूक्लियस के पास है, लेकिन इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये थर्ड लेवल में है, ज्यादा दूर है, और इसकी एनर्जी और भी ज्यादा होगी क्योंकि ये फोर्थ लेवल में है, और भी ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा दूर जाएगा अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो शेल आपको क्या बताता है, शेल आपको बताता है रिलेटिव डिस्टेंस, शेल आपको बताता है रिलेटिव एनर्जी। जैसे जैसे एन का वैल्यू यानी शेल का वैल्यू बढ़ता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी एरिया न्यूक्लियस से दूर जाता है, डिस्टेंस बढ़ती है, रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ती है, और रिलेटिव एनर्जी भी बढ़ती है। खैर, ये तो हो गया शेल। उसके बाद में ये जो पी लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ बता रहा है डंबल, उस प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप डंबल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ थर्ड नंबर का जो डंबल है उसका अलाइनमेंट कैसा है, इज इट अलोंग एक्स, इज इट अलोंग वाई, और इज इट अलोंग जेड, तो आप नहीं बता पाओगे। तो मैं कहूंगा सिर्फ शेप तक की इंफॉर्मेशन है, ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो गया सबशेल। थर्ड शेल के अंदर पी सबशेल,
सेकंड शेल के अंदर पी सब शेल और फोर्थ शेल के अंदर भी पी सब शेल। और अगर ओरिएंटेशन बता देता अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो जाती है आपके पास। तब हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो शेल के अंदर, शेल का मतलब रिलेटिव डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी। ये मेरी नेक्स्ट लाइन को बहुत ध्यान से सुनना जरूरत पड़ती है, तो रिमाइंड कर करके सुनना। शेल के अंदर अलग अलग शेप के प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं। शेल के अंदर अलग अलग शेप के प्रोबेबिलिटी एरियाज होते हैं। उन प्रोबेबिलिटी एरियाज की शेप के बेसिस पे हमको बोलते हैं सबशेल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप स्फेरिकल है तो हम बोलते हैं एस सबशेल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप डंबल है तो हम बोलते हैं पी सबशेल। अगर प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप डबल डंबल है तो हम बोलते हैं डी सबशेल। और फिर एक और शेप होती है जिसको अदरवाइज हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफ सबशेल। और जो भी शेप है उसके स्पेस में अलग अलग अलाइनमेंट हो सकते हैं। उन डिफरेंट अलाइनमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे 2 एक शेल है, पी एक सब शेल है, और पी एक्स का मतलब क्या हो गया? डंबल अलोंग एक्स, तो वो क्या है? एक ऑर्बिटल है। ठीक है, सो होप दिस कंसेप्ट ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल शुड बी क्लियर। आगे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्वांटम नंबर्स टॉपिक पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो देखो, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व किया, ये उसके सॉल्यूशंस का ग्राफ है। ये न्यूक्लियस के पास वाला रीजन है क्योंकि डिस्टेंस 0 है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और एक पर्टिकुलर रीजन पे जाके इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। हमने उसे कहा नोड। और ये वाला जो रीजन है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर रीजन को, इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड रीजन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। उसकी शेप क्या बनी? डंबल, सॉरी स्फीयर। ठीक है, अगेन वापस यहां से देखो, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जब हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, और फिर 0 हो गई। ये 0 हो गई। ये आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो हमने इसे कहा नोड। फिर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, मैक्सिमम तक पहुंची, और फिर कम हो गई, तो हम इसे कह रहे हैं एक और ऑर्बिटल। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रोबेबल एरिया है, और दो प्रोबेबल एरिया के बीच में एक नोड है। अगेन न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है। तो जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको बोला ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 0 है इसको बोला नोड। ठीक है, और आप इन सब पे फोकस मत करो अभी, फॉर द टाइम बीइंग दीज पॉइंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप तो डायग्राम पे फोकस करो। फिर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी, तो एक और प्रोबेबल रीजन बन गया यहां पे। फिर ये व्हाइट एरिया आ गया पूरा, यहां इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या हो गई? 0। देन अगेन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। तो देर आर, अब हम इसको क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड शेल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं एक बार प्रॉपरली। लेट्स से ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड नंबर का प्रोबेबल एरिया है, और ये थर्ड नंबर का प्रोबेबल एरिया है।
रिलेटिव डिस्टेंस, तो मैंने आपको बता दिया शेल। इस प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप क्या है? स्फेरिकल। इस प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप क्या है? स्फेरिकल। और इस प्रोबेबिलिटी एरिया की शेप क्या है? स्फेरिकल। तो हम इसे कहेंगे 1s सबशेल, 2s सबशेल एंड 3s सबशेल। बी क्लियर? इसे सबशेल बोलेंगे या ऑर्बिटल बोलेंगे? एस के केस में नोट कर लेना, हमेशा याद रखना, एस के केस में सबशेल और ऑर्बिटल एक ही बात है। इन द केस ऑफ एस स्फेरिकल प्रोबेबल एरिया, सबशेल और ऑर्बिटल एक ही बात है, क्योंकि स्फीयर का स्पेस में एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, तो वही शेप जो बनी, दैट पर्टिकुलर शेप स्फीयर इज अ सबशेल एंड दैट पर्टिकुलर स्फीयर इज ऑल्सो सबशेल। वो शेल भी है और वो सबशेल भी है। पी के केस में ऐसा नहीं है, पी एक डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, तो शेप डंबल हो सकती है, लेकिन वो डंबल अलाइंड अलोंग एक्स है, अलाइंड अलोंग वाई है, अलाइंड अलोंग जेड है, वो अलग अलग हो सकता है। तो पी सब शेल के 3 अरेंजमेंट होते हैं, पी सब शेल के यानी डंबल के 3 अरेंजमेंट होते हैं। तो मैं कहूंगा पी सब शेल में, ध्यान से सुनना, पी सब शेल यानी डंबल के 3 अरेंजमेंट होते हैं, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो पी सब शेल में 3 अरेंजमेंट होते हैं, 3 ओरिएंटेशन होते हैं। तो मैं कहूंगा पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल। राइट? वेल, तो ये अलग अलग शेप्स हैं। जैसे पी के लिए हमने कहा कि इसके 3 ओरिएंटेशन होते हैं, तो ये हो गया डंबल अलाइंड अलोंग एक्स, डंबल अलाइंड अलोंग वाई, डंबल अलाइंड अलोंग जेड। ठीक है? तो इस तरह से आप देखो ध्यान से, जैसे अलोंग जेड एक्सिस बोला, तो एक पर्टिकुलर प्लेन है ये एक्स वाई वाला प्लेन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है और इसके नीचे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। दो लोब मिल गई, दो लोब मिल गई तो क्या बन गया? एक डंबल, डंबल अलोंग जेड एक्सिस। तो मैं इसे बोलूंगा पी जेड, पी वाई और पी एक्स। और ये जो डंबल अलोंग एक्स है, ये जो डंबल अलोंग वाई है, ये जो डंबल अलोंग जेड है, ये कौन से नंबर के शेल में है, कौन से नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में है? सेकंड नंबर के प्रोबेबिलिटी एरिया में है। तो मैंने इसको कह दिया 2px, 2py, 2pz। राइट? सो होप अभी तक आपके पास दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल का कंसेप्ट। ठीक है? और एस एंड पी की शेप। नेक्स्ट सेक्शन में हम डी ऑर्बिटल्स की शेप डिस्कस करेंगे और ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन समथिंग मोर अबाउट द ऑर्बिटल्स।